Hello everyone, welcome in our class. So, Good evening, sir. very good evening, Arshit. Very good evening. Sir, Very good evening. Very good evening. So, लास्ट क्लास पे हम लोगों ने ज्योग्राफी किया हुआ था, है ना? थोड़ा थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लगा होगा या फिर बिल्कुल नहीं लगा? लगा सर। तो लगा? अच्छा. I thought it was a bit boring kind of the topic for you people, but it was important for your UPSC or your NDA examination. सो इस बार मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा फिर से एक ब्रेक लेकर के करंट का टॉपिक आज पढ़ाता हूँ, राइट? नहीं सर, अच्छा था वो, ऑफ बीट था, अच्छा थोड़ा साइंस सब्जेक्ट से एकदम अलग। अच्छा वापस सो नेक्स्ट क्लास में आई एम प्लानिंग टू गो फॉर हिस्ट्री. पहले मैंने सोचा कि इसी क्लास में हिस्ट्री पढ़ाऊं, फिर मुझे लगा कि बैक टू बैक इफ यू विल गेट सच काइंड ऑफ द टॉपिक यू विल गेट बोर, और तुम्हें लगेगा कि नहीं यार थोड़ा सा बोरिंग टाइप का भी चीज़ है ना? तो ऐसा नहीं है वैसे. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम साइंस वालों को थोड़ा सा बोरिंग महसूस होंगी. फॉर सेक ऑफ एग्जांपल जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा, और ज्योग्राफी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आपको फिर उतना बोरिंग नहीं लगने वाला, है ना? ठीक है. तो आज कुछ करंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक करंट का टॉपिक बताया था, आज फिर से एक करंट टॉपिक बताता हूँ. और अगर आज की डेट में आपका एसएसबी का पर्सनल इंटरव्यू होता या फिर आज की डेट में अगर ये एग्जाम हो रहा होता, हालांकि पैंडेमिक में बहुत सारे पोस्टपोन हो चुके हैं प्रोग्राम, इवन यूपीएससी का ही प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है. और एनडीए या यूपीएससी के केस में ऐसा कभी नहीं होता है. यूपीएससी नेवर कैंसिल इट्स ओन एग्जामिनेशन, नेवर नेवर एवर. यूपीएससी की डेट्स कभी शिफ्ट नहीं होती हैं, नेवर एवर. जब से मैं इस चीज को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तब से तो बिल्कुल नहीं है. और यूपीएससी का अपना शेड्यूल फिक्स होता है. लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से कब तक एग्जाम पोस्टपोन रहेंगे नोबडी नोस. तो गवर्नमेंट बाद में अपना बताएगी कि कब वो एग्जाम लेने वाले हैं. बट एनडीए का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम ये अपने टाइम पे ही होंगे. तो अगर अभी एग्जाम हो रहा होता तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि वायरस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते, कोरोना से आपको क्वेश्चन पूछे जाते. तो आज की डेट में द मोस्ट हॉट टॉपिक इज, क्या है साइंस का हॉट टॉपिक? कैन यू गेस? कैन एनीबॉडी ऑफ यू गेस? एनीवन ऑफ यू? नोबडी कैन गेस. अरे भाई, द हॉट टॉपिक, you can't say this is Palestine and Israel war. It's over. And the साइंस, most आपने साइंस रिलेटेड बोला। मिसाइल डिफेंस सिस्टम मैं आपको बताऊंगा. मिसाइल डिफेंस सिस्टम साइंस टेक वाले पार्ट में कुछ आपको बताएंगे, वो डिफेंस सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. साइंस टेक अगर यूपीएससी का एग्जाम होता है तो डेफिनेटली दे माइट हैव आस्क्ड यू अबाउट द साइंस डिफेंस सिस्टम, क्योंकि मिसाइल सिस्टम इज कंप्लीटली इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस टेक, इट्स अ चैप्टर ऑफ साइंस टेक इन यूपीएससी. तो नहीं सर, मैंने बोला कि आपने पूछा कि साइंस मतलब बायोटेक्नोलॉजी हाँ, वगैरह। राइट साइंस का बायोटेक्नोलॉजी का ही बताओ बताओ. तो हॉट टॉपिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया के बारे में। वायरस बैक्टीरिया के बारे में. ठीक है. तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ में. आजकल आपने देखा होगा द मोस्ट बर्निंग टॉपिक और हॉट टॉपिक इज ब्लैक फंगस. सुन रहे हो ना? yes sir. आपने सुना होगा ब्लैक फंगस. फोबिया है लोगों में इसका. और दूसरा, ब्लैक फंगस तो चल ही रहा था, और ब्लैक फंगस के बारे में आई वाज गोइंग थ्रू सम न्यूज़ चैनल, सम न्यूज़ एजेंसीज की जितनी सारी न्यूज़ेस थी उनके टॉपिक्स में पढ़ रहा था. सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट आई गॉट वन मोर टॉपिक एंड दैट वाज व्हाइट फंगस. व्हाइट फंगस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, एक और टॉपिक हमारे सामने आ गया, दैट इज येलो फंगस. And this third one I have studied, this is the deadliest out of these two fungus. और ये दोनों कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक निकले, है ना? तो ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनका कोरोना से क्या लेना देना है? और कोरोना इटसेल्फ इज वायरस. बहुत चीजें आपने कोरोना के बारे में सुन रखी होंगी, बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज क्या है. ठीक है, व्हाट इज कोरोना वायरस? इतने सारे लोगों ने आपको बताया होगा, इतने सारे न्यूज चैनल में आप पढ़ रहे हैं कि साल भर से आप पढ़ते चले आ रहे हैं और न्यूज चैनल में देखते आ रहे हैं. लेकिन हमें अपने स्टडी के लिए वो जो न्यूज़ में दिखाते हैं आपको म्यूज़िक के साथ में और एक अजीब से माहौल के साथ में, सो दैट इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली द वे व्हिच वी नीड टू स्टडी फॉर यूपीएससी और एनडीए एग्जामिनेशन. तो हमें इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा और हमें अपने तरीके से इसके लिए पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि आखिर कोरोना वायरस में कुछ बेसिक बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. सो कैन यू टेल मी
कोरोना वायरस किस चीज से मिलकर बना है? कोरोना वायरस क्या है जिसे हम आप लोग कह रहे हैं कोविड-19, ये है क्या चीज? और आप इसमें से अलग अलग हम स्ट्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना? अभी आजकल बहुत न्यूज में है, आप ये पढ़ रहे हैं कि कुछ लोगों ने इवन इंडियन स्ट्रेन तक कह दिया, है ना? तो कुछ कहते हैं, आपने सुना होगा कि एक यूके का स्ट्रेन है ना? यूके स्ट्रेन आपने सुना होगा, सुना है ना? यूके स्ट्रेन है। सर और स्ट्रेन मतलब म्यूटेटेड तो वर्जन? साउथ अफ्रीकन। हाँ, राइट, अफ्रीकन स्ट्रेन है ना? और अभी कुछ इट वाज़ अ डिस्प्यूटेड टॉपिक, किसी ने सिंगापुर स्ट्रेन भी बोला, और चाइनीज़ स्ट्रेन, है ना? चाइनीज़ स्ट्रेन क्या है ये? ठीक है, चलो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उन्हें तो पता होगा कि वायरस होता क्या है या वायरस किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है? वायरस को डिस्क्राइब करने से पहले, कोरोना वायरस को या कोविड को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द वायरस एक्चुअली, है ना? वायरस क्या होता है? फिर कोविड वायरस क्या है? और आखिर ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? थोड़ा-सा इसके बारे में ब्रीफ में जानेंगे, बाकी बहुत इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर और टीवी वालों ने आपको दे रखी है। बट माय मेन टॉपिक इज़ दैट ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस। लेकिन इनका इम्पैक्ट, इनका ओरिजिनेशन और ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस होते क्या हैं, वो बताने से पहले ये बिल्कुल ज़रूरी है कि कोरोना होता क्या है ना? हाउ डज़ इट ड्रॉप इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, और कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम को ये उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वायरस। तो पहले मैं आपको वायरस का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो वायरस का होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहले हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। गिव मी 1 सेकंड। सो कोरोना वायरस कैसा है और वायरस एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको एक वायरस दिखाता हूँ, सबसे पॉपुलर वायरस जिसको हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? सो एनी वन ऑफ यू, आप में से काफ़ी सारे लोग नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं, नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट भी हैं? हुँ, हर्षित इज़ बायोलॉजी स्टूडेंट, आराध्या, अनुभव, Sir, मानसी, I'm from मैथ्स। math. आराध्या यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, No, sir, math. मैथ्स, अच्छा। और बाकी लोग अनुभव, मानसी? सर मैथ्स। अच्छा, सर सभी मैथ्स मैथ्स। वाले। ओके, चलो तब फिर बताना बिल्कुल ज़रूरी बनता है। हर्षित इज़ द ओनली वन ही इज़ बायोलॉजी स्टूडेंट। लुक, तो आपके लिए समझना है बहुत ज़रूरी है। देखिए, वायरस क्या होता है? ये एक आइडियल वायरस है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस। देखो, बायोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट मैथ्स वाले बच्चों को जरूर सी लगेगी। रीजन क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो लैटिन में लिखे हुए हैं, क्योंकि बायोलॉजी का ओरिजिनेशन पूरा का पूरा यूरोप की लैंड में हुआ। फिजिक्स हमें आसान इसलिए लगती है क्योंकि फिजिक्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है इंग्लैंड, यूके। तो सभी जो टर्म्स है वो इंग्लिश के टर्म्स में। बैक्टीरियोफेज का मीनिंग क्या होता है? देखो, बैक्टीरियोफेज मीन्स होता है बैक्टीरिया, और फेज वर्ड, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, एंड द फेज वर्ड स्टैंड फॉर ईटिंग। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाए, इनगल्फ कर ले, ईट कर ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वायरस इज वेरी स्मॉल एंटिटी, वायरस बहुत छोटा होता है और बैक्टीरिया बहुत बड़ा होता है। अगर इस टर्म्स में मैं आपको रिस्पेक्टिव टर्म्स में बात करूं, तो बैक्टीरिया 500 माइक्रोन का होता है। मैं थोड़ा सा इसको फिजिकल टर्म्स में बात करता हूं। बैक्टीरिया और वायरस में उतना ही डिफरेंस है जितना कि एक एलिफेंट और माउस में डिफरेंस है, या यूं कहूं कि एक एलिफेंट और कैट में डिफरेंस है, उतना ही। तो कैट मीन्स आप सपोज कीजिए वायरस है, और एलिफेंट मीन्स बैक्टीरिया है, तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है। तो कैट कभी भी एलिफेंट को खा नहीं सकती, वो उसे मार सकती है, राइट? इन द सेम वे मैं ये कह सकता हूं कि वायरस जैसे एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसीलिए इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज एक आइडियल वायरस है जिसको हम वायरस की स्टडी के लिए यूज करते हैं। बैक्टीरियोफेज की खासियत क्या है? कुछ साइंस के क्वेश्चंस यहां से बताते जाता हूं जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है, इस वायरस को हम एक आइडियल वायरस मानते हैं और स्टडी के लिए यूज करते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए हम बैक्टीरियोफेज को यूज करते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफेज की खास बात क्या है? इस दुनिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ द रिवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, बहुत सारी रिवर्स हैं। और अगर आप काउंट करेंगे तो देयर विल बी इन द नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिवर, है ना? तो थाउजेंड्स ऑफ रिवर में सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसी रिवर है जिसका पानी कभी भी सड़ता नहीं है। इट नेवर गेट रॉट, कभी भी नहीं। आप कभी भी, आपने देखा होगा, आप में से अगर कुछ लोगों ने देखा होगा, गांव में इवन शहरों में भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी दे आर एडहेयर विद द कल्चर। सो व्हाट दे डू, वो जब भी कभी जाते हैं तो गंगा का पानी एक बोतल में भरकर ले आते हैं।
सालों साल तक 10-10 साल तक आपके घर में पानी रखा होता है, उसे वर्शिप के टाइम पे यूज करते हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन्स में यूज करते हैं, लेकिन कभी भी उस पानी के एक्सपायरी डेट नहीं होती, आपको कभी भी उस पानी में बदबू आती हुई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और ये तय है कि गंगा का पानी कभी नहीं सड़ता है, दैट इज प्रूवन फैक्ट। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि गंगा का पानी कभी भी नहीं सड़ता है। रीजन ये होता है कि गंगा का पानी कभी क्यों नहीं सड़ता, आप समझिए, ये आज की डेट से नहीं है, एंशिएंट टाइम से दिस इज प्रूव्ड कि गंगा का पानी कभी भी नहीं सड़ता। अलेक्जेंडर ने इंडिया में अटैक किया। अलेक्जेंडर ने इंडिया में कब अटैक किया? 323 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 323 साल पहले अलेक्जेंडर ने इंडिया में अटैक किया। अलेक्जेंडर का टीचर था, हिज नेम वाज, कौन था? ही वाज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को अपन फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं और उन्हें बहुत सारी साइंस का फादर कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी चीजों में रिसर्च की। ही वाज एन फिलोसोफर फ्रॉम यूनान। ज्यादा बात नहीं करते उनके बारे में। अलेक्जेंडर जब इंडिया आए तो अलेक्जेंडर से अरिस्टोटल ने कहा कि जब आप वापस आना इंडिया से तो मेरे लिए दो चीजें लेकर के आना। समझिएगा, हिस्ट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे। इंडिया जब आप वापस करना, आपको इंटरव्यू के लिए और आपको अपने रिटर्न के लिए ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको साइंस के अपने कॉन्सेप्ट से निकल करके बाहर आना पड़ेगा और आंसर इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिस फॉर्म में मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। ये एक्सप्लेनेशन आपके आंसर राइटिंग को डेवलप करने वाला है। ये मैं आपका एटीट्यूड या आपका मैं माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस वे में बताता हूं आपको। बिल्कुल वैसे जैसे आप बायोलॉजी का आंसर लिख करके आते हैं, मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री का आंसर लिख करके आते हैं, आप यूपीएससी में अगर ऐसे आंसर लिखेंगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, बिलीव मी। आर्ट्स वाले बच्चों की राइटिंग स्किल अच्छी होती है, they write the answer in the beautiful way, that's why they get good mark in यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम है, आपको याद रखना है, आंसर आपको वैसे देना है जैसे एक जनरलाइज बंदा देता है, एक नॉलेजेबल आदमी जिसको सोसाइटी में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने जब अलेक्जेंडर इंडिया के लिए निकला तो अलेक्जेंडर ने बोला कि मैं पहले यूनान जीतूंगा, मैसेडोनिया जीतूंगा, उसके बाद पर्शिया जाऊंगा, अफगानिस्तान जाऊंगा, इंडिया जाऊंगा और वगैरह वगैरह, इजिप्ट को जीतता हुआ वापस आऊंगा और पूरी दुनिया को मैं जीतूंगा। अरिस्टोटल ने कहा कि जब तुम इंडिया जाना और इंडिया पे अटैक करना और इंडिया को जीतना, तो वहां से दो चीजें वापस लेकर के आना। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग वाज गंगा जल। उसने कहा कि दैट इज द मोस्ट पायस रिवर अक्रॉस द ग्लोब, जिसका पानी मैंने सुना है कि कभी सड़ता नहीं है। उस समय अरिस्टोटल को यह पता था, 350 बीसी, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 350 साल पहले इस दुनिया में यह पता था कि पूरे वर्ल्ड में एक रिवर है गंगा जिसका पानी कभी सड़ता नहीं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, उसने कहा कि जब इंडिया से वापस आना तो टीचर लेकर के आना। द रीजन बिहाइंड इट, ऑन दैट टाइम व्हेन द बारबेरियन यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द यूरोप, उस समय आपके पास नालंदा में एक लाइब्रेरी थी जिसमें इतनी बुक्स थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई तो बख्तियार खिलजी ने आग लगाने के बाद 3 साल तक उसकी लाइब्रेरी जलती रही। उसमें बहुत सारा लिटरेचर स्टूडेंट लेकर के भाग गए, वो लिटरेचर बच गया, बाकी सब जल गया लिटरेचर। उसको जलने में टाइम, आपको लगा होगा कि बुक को जलने में 3 साल नहीं लग सकता, यू आर राइट, बुक को जलने में 3 साल नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि उस समय चीजों को पेपर में नहीं लिखा जाता था। पेपर का जो आविष्कार हुआ, इसका जो इन्वेंशन हुआ वो चाइना में हुआ और ये लेट 80s में पेपर का, 18th सेंचुरी में पेपर का इन्वेंशन हुआ। उसके पहले लोग ताम्रपत्र और भोजपत्रों पे लिखा करते थे। इंडिया में कल्चर थी, भोजपत्र एक बार्क होती है एक प्लांट की, आज भी लोग उसको यूज करते हैं, उस पे लिखा जाता था, इसलिए उसको जलने में बहुत टाइम लगा। दूसरा था, सो व्हेन दिस सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त के दरबार में गए और उन्होंने दो चीजों की डिमांड की कि मुझे गंगा जल चाहिए और टीचर। चंद्रगुप्त ने कहा कि गंगा जल तो हम आपको दे सकते हैं बट टीचर नहीं दे सकते, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। उन्होंने कहा इंसान कोई गिफ्ट करने की चीज नहीं होती, वी कैन नॉट डिपोर्ट एनी टीचर। तो उन्होंने टीचर देने से तो मना कर दिया, राइट। सो ये दो चीजें हमारे लिए फेमस है। अब आते हैं गंगा का पानी टेक्निकली क्या सच में नहीं सड़ता है, साइंटिफिकली इसकी बात करते हैं। यस, गंगा का पानी कभी भी नहीं सड़ता। गंगा के पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसे कि हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। आज भी इस वायरस को हम स्टडी करते हैं। ये वायरस किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करता है। ये वायरस सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया के मर जाने की वजह से, तो जब भी गंगा जल आप लेकर के आते हो उसमें ये वायरसेस मिले हुए होते हैं। ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया को मार देते हैं और किसी भी चीज को कंटामिनेट करने के लिए, उसे पोल्यूट करने के लिए, बैक्टीरिया इज द ओनली एनिमल, और सॉरी, बैक्टीरिया इज द ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रॉटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिकम्पोजिशन का काम बैक्टीरिया ही करता है। सो दिस इज द बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये कहानी थी बैक्टीरियोफेज वायरस की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता, तो उसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। इट डू नॉट हार्म
एनी प्लांट, एनिमल और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ दुश्मनी रखता है किससे? बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया को ये मार देता है। आइए अब बात करते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। फिजिकली वायरस में ऊपर की तरफ हेड होता है, ठीक है। ये जो हेड होता है ये पूरा का पूरा वायरस का एक कवर है। ये किस चीज का बना है? ये प्रोटीन का बना हुआ है। कौन सी प्रोटीन का बना हुआ है? उस प्रोटीन का नाम है कैप्सिड। तो एक कैप्सिड नाम की एक प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरी चीज क्या होती है? इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए, इनमें से कोई भी एक चीज भरी हुई होती है। मैथ्स वाले बच्चों को अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप पूछिएगा जरूर, डीएनए या आरएनए, दो चीजें, बहुत बेसिक चीजें हमने क्लास 10 में पढ़ी होंगी। डीएनए या आरएनए दोनों को मिला करके हम एक टर्म यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए किसी भी वायरस में दो चीजें हो सकती हैं। तो वायरस किस चीज से मिलकर बना होता है? मींस कोरोना वायरस भी किस चीज का मिलकर बना होगा, ये तय है। वायरस का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम रहता है। वायरस के कॉम्पोजिशन में दो चीज हो सकती है। पहली क्या? प्रोटीन। तो वायरस केमिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्रोटीन, और दूसरा क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, ईदर इट विल बी डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए दोनों के आखिरी में जो सफिक्स लगा हुआ है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए कलेक्टिवली इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। समझिएगा बात को। हर लिविंग बॉडी में प्रोटीन और डीएनए और आरएनए एक साथ पाया जाता है। वायरस के साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किसी वायरस में या तो प्रोटीन प्लस डीएनए होगा और या फिर प्रोटीन प्लस आरएनए होगा, लेकिन कभी भी किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई भी वायरस नहीं होगा जिसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों ही एक साथ पाए जाएं। सो ईदर इट विल हैव डीएनए और इट विल हैव आरएनए। तो कुल मिलाकर के वायरस किसका बना हो सकता है? वायरस डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वायरस आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हो सकता है। और क्या हो सकता है? देयर आर टू मोर पॉसिबिलिटीज। वायरस सिर्फ डीएनए का बना हो सकता है, ओनली डीएनए और आरएनए, कंपल्सरी नहीं है कि प्रोटीन हो। और वायरस सिर्फ प्रोटीन का भी बना हो सकता है, ओनली प्रोटीन। तो वायरस तीन चीजों का मिलकर बना हो सकता है। बैक्टीरियोफेज वायरस में बाहर इसका शील्ड है, कवर है, जो कि कैप्सिड नाम की प्रोटीन का बना हुआ होता है, इस कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, और अंदर इसके डीएनए भरा होता है। फिजिकली ऊपर वाले पार्ट को हेड बोलते हैं, इसे नेक बोलते हैं, इसे शीट टेल बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। सो होप कि वायरस का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। क्लियर है सबको वायरस का स्ट्रक्चर? मैथ्स वाले बच्चों को स्पेशली क्लियर है Yes, वायरस sir. क्या है? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। तो आप ये कुछ चीजें नोट करते जाइए, है ना, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसको प्लीज नोट करते जाइए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना वायरस, जी बताएं। डीएनए और आरएनए में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है? डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस इसकी शुगर में होता है ना। देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेरी। मैं इसे हटा दूं, इसको आप सबने नोट कर लिया ना? कैसे कर लिया? ठीक है, देखिए, देखो डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस ये होता है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। केमिकली अगर मैं बताऊं, अगर आप केमिकली में से पूछे कि सर डीएनए किससे बना होता है, यहां पर एक शुगर है, दिस इज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। और यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, यहां पर एक ऑक्सीजन का एटम इसमें कम होता है, इसीलिए क्या बोला? डीऑक्सी। और कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर, ठीक है। तो पहला राइबोज शुगर, और यहां पर -1 ऑक्सीजन, तो इसीलिए हमने एक क्या बोला? डीऑक्सी। अगर किसी चीज से ऑक्सीजन निकल जाती है तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। दूसरा किस चीज से मिलकर बना होता है? दूसरा इसमें जुड़ा होता है दैट इज नाइट्रोजनस बेस। तो एक नाइट्रोजन का बेस जुड़ा होता है, और शुगर में इस तरफ जुड़ा होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती है? डीएनए को। अब आ जाते हैं आरएनए में। आरएनए में क्या होता है? राइबोज शुगर है
और इस राइबोस शुगर में, है ना, यहां पर ये ऑक्सीजन निकलता नहीं है, तो यहां पे भी नाइट्रोजन बेस पाया जाता है और यहां पर क्या पाया जाता है, फॉस्फेट। तो कुल मिलाकर के डीएनए और आरएनए में केमिकली किस चीज का डिफरेंस हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। तो राइबोस को अपन क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, क्योंकि राइबोस शुगर में ऑक्सीजन यहां पे मौजूद होती है और यहां पर डीएनए को डीऑक्सी, यहां पर एक ऑक्सीजन निकल जाती है और ये डीएनए। क्लियर, पहला डिफरेंस। टेक्निकली बात समझ में आई क्या? एक और बात, आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है, ऐसे आपको दिखाई देगा, दिस इज वन स्ट्रैंड, और डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड का बना, ठीक है। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंड, ये भी डिफरेंस। अब क्लियर है, केमिकली और मॉलिक्यूलर शॉर्ट में बता दिया, है ना। बाकी डिटेल में इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस जब पढ़ाऊंगा, क्योंकि जनरल साइंस भी, अभी हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, जनरल साइंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर एनडीए एग्जामिनेशन। और आपने देखा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की तीनों पूछी जाती है 40 मार्क्स के लिए। मैंने पहले वीडियो में आपको मेंशन किया हुआ था कि सिलेबस में इनका वेटेज क्या होगा। तो 40 मार्क्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, है ना, और उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, और करंट अफेयर भी आपको 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करंट वाले 40 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो कोरोना वायरस कैसा होता है, तो वायरस आपने जैसा पढ़ा, हमेशा ऐसा वायरस थोड़ा ना होता है, वायरस कई टाइप के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत तरह का होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कोरोना वायरस कैसा है। कोरोना वायरस कुछ कुछ वैसा होता है जैसे एचआईवी का वायरस होता है, एड्स का वायरस, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको एड्स का वायरस कैसे होता है। देखो कोरोना का आपने स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा ना, यस सब लोगों ने, है ना, कोरोना का स्ट्रक्चर सबने ऐसे देखा होगा। देखो ये ऊपर वाला जो कवर है ये प्रोटीन का बना हुआ है एज यूजुअल, है ना, उसके नीचे एक प्रोटीन की कवरिंग है। तो ये जो आपको स्टिक की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रोटीन की बनी हुई स्टिक्स है, ये प्रोटीन का एक कवर है। अंदर क्या है, वायरल जीनोम। तो कोरोना वायरस में क्या है, डीएनए, यही बता देता हूं। तो कोरोना वायरस में डीएनए और एचआईवी में क्या होता है, आरएनए। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड वही, और ये अंदर एक कवरिंग होती है, प्रोटीन की कवरिंग, जिसको वायरल टेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस ऐसा होता है। तो वायरस का शेप कुछ भी हो, लेकिन यहां पे भी कॉम्पोजिशन क्या है भाई, प्रोटीन प्रोटीन प्लस प्लस, डीएनए। राइट, प्रोटीन प्लस डीएनए। तो कोरोना वायरस भी ऐसे ही बना हुआ है। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिए, ठीक है। देखो पूरे वर्ल्ड में एक डिस्कशन चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि चाइना ने एक वायरस बनाया है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं और मुझे भी ऐसा महसूस होता है। अभी तक कोई भी WHO या कोई भी वर्ल्ड बॉडी इस बात को प्रूव नहीं कर पाई कि चाइना के वुहान लैब से ही वायरस बनाया गया है। लेकिन इस पे बहुत सारे न्यूज़पेपर ने, बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने और बहुत सारे चैनल्स ने ऑब्जेक्शन उठा रखा है, और उनका कहना है कि नहीं भाई, कोरोना वायरस जो है ये वहीं से आया। देखते हैं, WHO इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, यूनाइटेड नेशंस का एक काम है। लेकिन आखिर ये वायरस बना कैसे होगा, देखिए, जैसे एचआईवी का वायरस होता है वैसे ही कोरोना का वायरस है। और ये वायरस क्या है, ये फ्लू का वायरस है। फ्लू जानते हैं आप लोग, यस कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का वायरस हम सबकी बॉडी में पाया जाता है। बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा, आपका 100% फोकस यहीं पे चाहिए, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। इतना प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको नेट में नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। देखिए इस चीज को आप समझिए टेक्निकली। तो अभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके बगल वाले, सपोज दैट आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं, आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं। आप में से कोई क्वेश्चन पूछने मेरे पास आया और मुझे क्या है, ऑलरेडी वायरल फीवर है। आपको भी पता है कि वायरल फीवर, अगर आप ज्यादा देर तक 10-15 मिनट मेरे से डिस्कशन करते रहे तो वायरल फीवर आपकी बॉडी में भी चला जाएगा और आपको 1-2 दिन में आप बीमार हो जाने वाले हैं और आपको वायरल फीवर होगा। ऐसा ही होता है ना, और आपने ऐसे ही देखा होगा और ये सुना भी होगा, ठीक है, कि वायरल फीवर ऐसे फैल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, ऐसे ही होता है। आप मेरा पेन टच करेंगे, आप मेरी बुक टच करेंगे, या मैं ब्रीद आउट करूंगा तो उसके मॉइस्चर के थ्रू भी वायरस आपकी बॉडी में, आप इनहेल करेंगे और आपकी बॉडी में वायरस ट्रांसफर होगा। या फिर आपने मेरा पेन लिया, वायरस, मैंने स्नीज किया
वायरस के ड्रॉपलेट मेरे हाथ में चिपक गए, वायरस मेरे हाथ में आ गया, मैंने इस पेन को टच किया, वायरस पेन में ट्रांसफर हो गया, आपने पेन लिया, आपके हाथ में वायरस ट्रांसफर हो गया। अब आप हैंड सैनिटाइज नहीं करते, हैंड वॉश कहां करते थे? ये तो ट्रेंड अब चालू हुआ है। तो क्या करते थे, आप जैसे इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, आपका एक दोस्त मिला, बोला चिप्स खाओगे, आपने चिप्स उठाया और खा लिया, वायरस आपके हैंड से चिप्स में ट्रांसफर हुआ, चिप्स से बॉडी में, आपको वायरल फीवर हो गया 2 दिन। अब वो वायरस जो आपको वायरल फीवर फैलाने वाला वायरस था, वो वायरस था कौन? वायरल फीवर स्प्रेड करने वाला जो वायरस है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रिनो वायरस। जी हाँ, उसको हम लोग रिनो वायरस बोलते हैं। और रिनो वायरस कुछ ऐसा ही दिखने वाला वायरस है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं सामने। रिनो वायरस 2 चीज से मिलकर बना होता है। कैसे? बहुत गौर से समझिएगा। रिनो वायरस किससे मिलकर बना होता है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर इतनी बार आप बता चुके हो, वायरस तो प्रोटीन और डीएनए का ही बना होगा, या प्रोटीन और आरएनए का बना होगा। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, ये प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है रिनो वायरस। तो कॉमन कोल्ड या फ्लू का जो वायरस है, उसको हम रिनो वायरस कहते हैं। ये हम सबकी बॉडी में पाया जाता है। कहां पर? गले में, यहां पर थ्रोट वाले पार्ट, हम सबकी बॉडी में। लेकिन हमको आपको बीमार नहीं करता। क्यों? ये डीएक्टिवेटेड कंडीशन में। एक्टिवेट कब होगा? जब इस पार्ट का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। अभी क्या होता है, आप बाहर निकले क्लास से और आपने अचानक से चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लिया, चिल्ड वाटर पी लिया, आपके गले का टेम्परेचर डाउन हो गया, रिनो वायरस एक्टिवेट हो गया और उसने आपको वायरस। अब क्या होता है, आज तक इतना टाइम बीत गया, इतना समय बीत गया, साइंस इतना एडवांस हो गया, लेकिन कभी भी फ्लू की आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई, या फ्लू की कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं जिसको वैक्सीन को ले लिया जाए तो किसी को कभी वायरल फीवर। ऐसा क्यों होता है? सैकड़ों साल हो गए, साइंस इतना डेवलप हो गया, लेकिन अभी तक इस वायरल फीवर की वैक्सीन नहीं बनी। ऐसा क्यों हुआ? रीजन ये होता है, सपोज समझिए, अभी क्या हुआ, वायरस मेरी बॉडी में था, मुझे वायरल फीवर था, अनुभव ने मुझसे डाउट पूछा, वायरस अनुभव की बॉडी में गया, इसको वायरल फीवर हुआ। अनुभव अर्पित के पास खड़ा था, अर्पित को वायरल फीवर हुआ, हर्षित को वायरल फीवर हुआ, ठीक है, ये सब लोग एक साथ आसपास थे, इसमें से अब आराध्या को वायरल फीवर हुआ, ठीक है। अभी अब क्या है कि वायरल फीवर तो मुझसे स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था, फाइनली हम क्या करते हैं, आराध्या का वायरस लेते हैं, जो कि कौन सा? रिनो वायरस है, और मेरा वायरस लो, उन दोनों को मैच करोगे, दे आर नॉट सिमिलर। क्या हुआ? आराध्या की बॉडी में जो वायरस था, उसका डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया, और मेरी बॉडी का जो वायरस था, उसका डीएनए का सीक्वेंस हो। जब ये वायरस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो उसका डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, वो चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात को? आप कोरोना वायरस में सुन रहे होंगे, ये वायरस म्यूटेंट है। म्यूटेंट समझ में आ गया क्या हो गया? म्यूटेंट क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। राइट। जब वायरस बॉडी चेंज करेगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज करेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो ये म्यूटेंट हो गया। जी हाँ, इसीलिए आज तक इस वायरस की कभी वैक्सीन नहीं बन पाई, क्योंकि हर बार ये वायरस अपना डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर देता है। आपने वैक्सीन बनाई जो मेरी बॉडी के वायरस को मारेगी, लेकिन जब वैक्सीन मैंने आराध्या की बॉडी में लगाई तो आराध्या की बॉडी में वो वायरस था ही नहीं, उसकी बॉडी का जो वायरस था, उसका डीएनए का सीक्वेंस डिफरेंट था, इसलिए ये वैक्सीन उसको काम नहीं करेगी जो मेरी बॉडी के लिए बनाई गई। इसलिए कभी भी कॉमन कोल्ड की वैक्सीन नहीं बन पाई। यही कारण है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के अंदर जब इसको बनाया गया होगा तो किया क्या गया, पहली बात इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी डाली गई, ऐसा डीएनए डाल दिया गया ताकि ये ज्यादा इंफेक्शन क्रिएट करे, ज्यादा देर तक इंफेक्शन क्रिएट करे। वही हो रहा है। दूसरी बात क्या है, इसका डीएनए का सीक्वेंस और स्पीड से चेंज होने लगे, राइट। अब आप समझ पा रहे होंगे, अफ्रीका में जो वायरस पहुंचा, अफ्रीकन लोगों के बीच में, उसका डीएनए का सीक्वेंस अलग है, आपने उसको अफ्रीकन स्ट्रेन कह दिया। चाइना में जो वायरस है, उसका डीएनए का स्ट्रेन अलग है, चाइनीज वायरस कह दिया। यूके वाले का अलग है, यूके वायरस कह दिया। दैट इज द स्ट्रेन। अब समझ आया स्ट्रेन्स क्या है? कोविड की सर तो वो जो स्ट्रेन है वो डीएनए का स्ट्रैंड और आरएनए का स्ट्रैंड वाला स्ट्रैंड है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, वही जो बेस सीक्वेंस होता है उसी को हम स्ट्रैंड बोलते हैं ना, स्ट्रेन को, बेस सीक्वेंस को, ठीक है। ओके, यहां तक किसी के पास कोई डाउट हो पूछिए, फ्रैंकली पूछिए, किसी को कोई भी डाउट हो, मैथ्स वाले बच्चे स्पेशली। सर जब कोरोना वायरस नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये थ्योरी आई थी कि बैट से फैला है। ये नहीं बैट से फैला है। बैट से नहीं फैला ना, ये ह्यूमन से ही फैला है। जो चाइनीज लोग इंडिया आए,
इंडिया के साथ चाइना का बहुत ट्रेड है, बहुत सारे लोग इंडिया से जाकर के चाइना में हफ्ते 2 हफ्ते, महीने साल रह करके आते हैं। ये उन लोगों से यहाँ पे वायरस स्प्रेड हुआ और पूरे वर्ल्ड में। देखिए इंडिया में क्या हुआ, जैसे वुहान में वायरस पहुंचा, हमने चाइना के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया, वहां से आने वाली फ्लाइट्स को ब्रेक कर दिया। लेकिन इंडिया में वायरस चाइना से नहीं आया, इंडिया में वायरस इटली के थ्रू आया। सबसे ज्यादा डेथ इटली में हुई, क्योंकि वो बहुत हाइजीनिसिटी से रहते हैं लोग। चाइना की बहुत सारी फैक्ट्रीज इटली में लगी हुई हैं, तो चाइनीज वर्कर बहुत सारे इटली में काम करते हैं। इटली से जो लोग इंडिया आए वो इस वायरस को लेकर के आए। तो इंडिया में जो वायरस आया है वो चाइना से इटली और इटली से इंडिया में आया, ऐसे स्प्रेड हुआ। फिर जर्मनी से आया, फिर यूके से, और फिर चारों तरफ से आना स्टार्ट। और किसी को कोई डाउट? क्लियर है? आराध्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. अर्पित क्लियर है? ठीक है। तो देखिए अब आ जाते हैं Yes, sir. फंगस पे। अब होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती हैं जो इस वायरस को मारने का काम करती हैं। अब कहानी यहाँ पे आते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है। जहां पे आपको इसमें कुछ कहानी में, इस स्टोरी में कुछ ब्रेकेज महसूस हो, आप मुझे बताएंगे। अगली बात क्या है? अगली बात ऐसी है कि जैसे कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, इस वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम WBC कहते हैं। WBC इन्हें हम व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। ये व्हाइट कलर के होते हैं, इनके नंबर कम होते हैं। WBC किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को दो तरह से मारती है। पहली तरह तो क्या होता है, ये WBC जाती है और इस वायरस को क्या करेगी, इट विल ईट, खा जाएगी। और खाने के बाद क्या होगा, इट विल डाई इटसेल्फ, ये खुद भी मर जाएगी। जी हाँ, तो इसको खा करके मर जाएंगे। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं WBC। तो WBC वायरस को मार देते हैं और मार करके इसको खा जाते हैं और खाने के बाद खुद भी मर जाते हैं। हमारी बॉडी में जो पस सेल्स होती हैं, जो पस बनता है, दे आर डेड WBC। हमारी बॉडी में कहीं पे चोट लगी, वहां पे वुंड क्रिएट हो गया, उस वुंड वाले पार्ट पे अब बैक्टीरिया वहां से बॉडी के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन WBC, तो हमारी बॉडी की जो वॉल है, स्किन है, ये क्या है, ये किले की वो दीवार है जिसको कि तोड़ दिया गया चोट लगने से। वहां से बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी और कहीं से बैक्टीरिया एंटर कर ही नहीं सकते। तो जब बैक्टीरिया वहां से एंटर करने की कोशिश करते हैं तो WBC ढेर सारी जाकर के वहां पे इकट्ठा हो जाती है। सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, वो जाकर वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं और क्या करती हैं, उन बैक्टीरिया को खाती हैं और खुद मर जाती हैं। फिर उन मरी हुई WBC की जो डेड बॉडी है वही पस बन जाती है। हमारी बॉडी में जो पस होती है, ये कोई बाहर से आया हुआ चीज नहीं, ये कोई सड़ी हुई चीज नहीं, कोई रॉटन चीज नहीं, ये हमारी बॉडी की WBC है जो हमें बचाने में मारी गई। दे हैव गिवन देयर लाइफ, राइट। तो WBC। एक और बात, एक और तरीका होता है, कुछ WBC ऐसी होती हैं वो इस तरह के सुसाइड अटेम्प्ट पे बिलीव नहीं करती, उनकी अलग प्रॉपर्टी है। वो WBC क्या करती हैं, अपनी बॉडी के चारों तरफ से एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रिलीज करती है। तो वो अपनी बॉडी से प्रोटीन रिलीज करती है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये पूरे ब्लड में घुल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, पूरे ब्लड में घुल जाता है, और कहीं भी अगर इसको वायरस मिला तो ये प्रोटीन इसको किल कर देगी। ये जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन थी जिसकी मैं ये बात कर रहा हूं, ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो अलग टाइप की WBC ने रिलीज की, इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में जितनी ज्यादा अमाउंट में होंगी उतनी ही हमारी बॉडी किसी भी डिजीज के लिए स्ट्रांग होगी, राइट। तो एंटीबॉडीज यही हमारी बॉडी का क्या बनाती हैं, इम्यून सिस्टम। Is it clear to everyone what are the antibodies? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए आपकी बॉडी में, किसी एक ह्यूमन की बॉडी में कितनी तरह की एंटीबॉडी हो सकती है, यू कांट इमेजिन, यू कांट इमेजिन। मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। जितनी तरह की डिजीज हो सकती है उससे ज्यादा तरह की एंटीबॉडीज, राइट। तो बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, जिसकी बॉडी में जितनी ज्यादा एंटीबॉडी है वो उतना स्ट्रांग होगा और उसका इम्यून सिस्टम, तो हम कहते हैं कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मींस उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा है। जो लोग ज्यादा हाइजीनिक वे में रहते हैं उनके शरीर में, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनहाइजीनिक रहने लगे, जो लोग ज्यादा हाइजीनिक रहते हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज कम होती है, राइट। ठीक, अब आ जाते हैं फंगस के बारे में। तो कोविड पेशेंट जो होता है, कोविड पेशेंट, तो क्या कहते हैं, कोविड-19 का जो पेशेंट होता है जिसको पहला वाला स्ट्रेन होता था, मतलब लास्ट ईयर,
कहा गया कि आप खुद को आइसोलेट कर लें, हेल्दी फूड खाएं और आइसोलेट कर लें ताकि इन्फेक्शन फैलने ना पाए। थोड़े दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा अपने आप। फीवर कंट्रोल करने की सिर्फ मेडिसिन दी जाती थी। रीजन ये होता था कि जिस बंदे की एंटीबॉडीज स्ट्रांग होती थी, बॉडी की एंटीबॉडीज खुद फाइट करते 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 कोरोना वायरस को फिनिश कर देती और बहुत सारे लोग रिकवर हो गए। आपने ये चीज देखी, ठीक है? तो बहुत सारे लोग रिकवर हो गए, तो एंटीबॉडीज ने उस कोरोना वायरस को मारा। अब क्या हो रहा है? अब ये जो वायरस का स्ट्रेन है, इसका डीएनए का सीक्वेंस और हार्मफुल है, ये और हार्मफुल प्रोटीन बना रहा है जिससे कि हमारी डब्ल्यूबीसी फाइट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, कोविड पेशेंट को अब जब ये सीवियर कंडीशन में आ गया, क्या मतलब, इसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही, सीवियर पेशेंट, इसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे कुछ इंजेक्शन देते हैं, उन्हें स्टेरॉइड्स कहते हैं। स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को और वीक कर देता है। दूसरा हम क्या करते हैं, इसको सलाइन चढ़ाते हैं, सलाइन ड्रॉप की हेल्प से, ये जो ड्रिप की हेल्प से हम लोग सलाइन चढ़ाते हैं, इंट्रावेनल सलाइन, है ना। तो सलाइन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन फिट कर देते हैं और सलाइन उनकी बॉडी में जाता रहता है, ठीक है। स्टेरॉइड्स देते हैं, सलाइन। अगर इस बंदे को, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर इस बंदे को ऑलरेडी डायबिटीज है, तो ये बंदा कौन है, इस पेशेंट में इसको कोविड-19 है और प्लस कौन है, ये डायबिटिक है। हमने क्या किया, डायबिटीज क्या होती है, ये इम्यूनिटी को और वीक कर देती है। तो आप समझिए, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज को हम लोग क्या करते हैं, इसको टेक्निकली हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। हाइपर मोर, ग्लाइसीमिया शुगर, तो हाइपरग्लाइसीमिया, तो इस डिजीज को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में इसी को शुगर कहा जाता है। ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जिससे यूरिन में शुगर आने लगती है। डायबिटीज या हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर क्या करती है, इट रिड्यूसेस इम्यूनिटी, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है और बंदा और वीक हो जाता है। कोविड जब डायबिटिक पेशेंट को होता है तो उसकी बॉडी इसके फाइट करने में कैपेबल नहीं होती, ही बिकम अ सीवियर पेशेंट, वो बंदा एक सीवियर पेशेंट बन जाता है। सीवियर पेशेंट जब बनने के बाद क्या होता है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सीवियर पेशेंट को इसको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट क्या देते हैं, अभी हमने बात की, इसे सलाइन चढ़ाते हैं, सलाइन इसके ऊपर चढ़ा दिया। दूसरा क्या, इसको एक इंजेक्शन देते हैं, ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन। और तीसरी चीज हम लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन सलाइन देने के साथ साथ में, और इसको कुछ और भी मेडिसिन देते हैं जो एंटीबायोटिक हो। भाई साहब, ये स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक, इस बंदे का पहले से इम्यून सिस्टम खराब, दे फर्दर रिड्यूसेस इम्यूनिटी। ठीक है, यहां तक मामला समझ में आ गया। तो इस बंदे की इम्यूनिटी पहले से वीक थी, किसकी वजह से, डायबिटीज की। इस बंदे की इम्यूनिटी और वीक हो गई, किसकी वजह से, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स। स्टेरॉइड्स की वजह से। मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आया, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नाउ इट कम्स ब्लैक फंगस। सर तो इम्यूनिटी कम क्यों करी, मतलब स्टेरॉइड्स दिए क्यों? हर्षित, इट विल बी अ बिट डीपर। बी सेल्स, टी सेल्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है। इम्यूनिटी कम की नहीं की, वो अपने आप, दैट इज साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। आप जब सर कोविड, मतलब मेरा मतलब ये सर, अगर ये करेंगे तो वो ज्यादा प्रोन हो जाएगा ना डेथ के। वो ही होता ही है, वो और ज्यादा प्रोन हो जाता है। तो आप देखिए ना, आप जब कोविड शील्ड का इंजेक्शन लगवा के आते हैं तो आपसे बोला जाता है 3 दिन बहुत संभल कर रहना, बच कर रहना, बाहर मत निकलना, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो थोड़े समय के लिए आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अच्छा, आपको मतलब सर ये स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक सेम काम करते हैं कि पहले इम्यूनिटी एकदम सप्रेस करते हैं, फिर नई एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते एग्जैक्टली तो आर्टिफिशियली एक तरह से सिस्टम है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हैं। ओके, गॉट इट सर। ब्लैक फंगस को हम लोग कहते क्या है, अब ब्लैक फंगस की कहानी यहाँ पे आती है। देखिए,
ब्लैक फंगस है क्या चीज? ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं, या नया डेवलप हुआ नहीं, ये चाइना से नहीं है, ये इंडिया का ही है, ये वर्ल्ड में पहले से पाया जाता है। ब्लैक फंगस 400 मिलियन ईयर से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ये फंगस है क्या? बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा थोड़ा, इस डिजीज को हम लोग कहते क्या है? ब्लैक फंगस से होने वाली डिजीज को कहा क्या जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसको लोग बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल डिजीज म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस क्या है? ये एक फंगस से फैलती है, उस फंगस को म्यूकर कहा जाता है। म्यूकर क्या है? इट्स अ ब्लैक फंगस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पॉइंट्स नोट करते आइएगा। 400 मिलियन ईयर से ये एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ में, और ये क्या है? ब्लैक कलर का एक फंगस है, इसे हम म्यूकर कहते हैं। म्यूकर कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन सॉइल, rotten material, rotten plant and animal। तो rotten plant और animals की बॉडी में पाया जाता है, ठीक है? सॉइल में पाया जाता है rotten plant। अच्छा, ये और गंदगी में पाया जाता है। ये फंगस कैप्रोफिलस है। कैप्रोफिलस वो फंगस होते हैं जो गोबर में, मतलब डंग में ग्रो करते हैं, डंग में। तो दे ग्रो ऑन डंग, दे ग्रो ऑन डंग। इसीलिए अगर कहीं पर ग्रो ऑन डंग, अगर किसी बंदे को कोविड है तो उसको बहुत हाइजीनिक कंडीशन में रखना चाहिए, जिससे कि ब्लैक फंगस उस पे ना आने पाए। क्यों? क्योंकि ब्लैक फंगस इस हाइजीनिक इन हाइजीनिक एनवायरनमेंट से आ जाता है। तो जब कोविड-19 का पेशेंट अनहाइजीनिक कंडीशन में रहता है तो उसके अंदर ये म्यूकर नाम का फंगस स्प्रेड होता है। ये ब्लैक कलर का फंगस है, राइट? मैं आपको इस फंगस के स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, वेट कीजिए। मैं आपको इसका भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये फंगस होता कैसे है, ब्लैक फंगस। लुक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फंगस। इट्स वेरी कॉमन, ये गंदी संदी जगह पे कहीं पे भी पाया जाता है। ये इस तरह का फंगस होता है, इस तरह से हमारी बॉडी में। तो ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो मैंने आपको बताया, ये डंग में पाया जाता है, गोबर में। और कहाँ पाया जाता है? ये सॉइल में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? रॉटन वेज पार्ट, किसी भी रॉटन वेजिटेबल में। और कहाँ पाया जाता है? रॉटन एनिमल पार्ट, कोई एनिमल मर गया, एनिमल के पार्ट में वहां पे ग्रो करता है। इस तरह से फंगस ग्रो करता है। ये फंगस ग्रो करने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर फट जाते हैं, इनसे स्पोर निकलते हैं और पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं। ये और कहाँ पाया जाता है? ये हमारी आपकी सबकी बॉडी में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन नेजल पार्ट। कहाँ पे? नाक के अंदर वाले पार्ट में, नेजल पार्ट। और कहाँ पाया जाता है? हमारी बॉडी में म्यूकस में पाया जाता है। म्यूकस क्या है? हमें जब कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो जो हम स्पिट आउट करते हैं, जी ठीक है ना, जिसको कफ बोलते हो, वो म्यूकस है, वो हमारी बॉडी का एंजाइम है। इनमें ऑलरेडी पाया जाता है। लेकिन वो हमको बीमार क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इन सबको रोकने में कैपेबल है, इसलिए हमें बीमार नहीं करता। लेकिन जब किसी भी बंदे को कोविड हो जाता है तो ये बैक फंगस उसकी बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है? ये ग्रो करने के बाद किस किस पार्ट पे इंपैक्ट डालता है? बात को समझिए, किस किस पार्ट पे इंपैक्ट डालता है। तो आप देखेंगे कि ब्लैक फंगस ग्रो करने के बाद ये किसी भी ह्यूमन की इन बॉडी के पार्ट्स में इंपैक्ट डालता है। आईज में इंपैक्ट डालता है, फेस में। तो देखिए, उस बंदे के यहाँ पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स का फॉर्मेशन होगा, आईज के नीचे यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करता है। अपर पार्ट में, ये हमारी टीयर ग्लैंड है, लैक्रमल ग्लैंड इनको बोलते हैं, वहां पर इंपैक्ट डालता है। इस पूरे पार्ट में इस बंदे की नाक के आसपास ब्लैक ब्लैक स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि म्यूकर माइकोसिस उस बंदे को हो रखा है, राइट? और अब ये फंगस ग्रो करना शुरू कर, मैक्सिमम लोग अब ये जाने के बाद ये आई पे इंपैक्ट डालता है, जिससे विजन ब्लर हो जाता है, विजन ब्लर हो जाता है। विजन ब्लर होने के बाद इस बंदे की आईज में इंफेक्शन पहुंच चुका होता है। डॉक्टर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो पेशेंट से बोले कि दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, या उसको बचाने के लिए उसकी दोनों आंखें निकालनी पड़ेंगी। तो नॉर्मली ये हो रहा है, जिन लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है उनमें डेथ रेट
50% to 80% people are dying because of black fungus. तो ब्लैक फंगस में डेथ टोल बहुत ज्यादा है। बचाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, आइस निकाल देते हैं। रीजन ये, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये स्टेटमेंट है कि लोग उस स्टेज में आते हैं जिस स्टेज में उनकी बॉडी में क्या होता है, जिस स्टेज में उनकी बॉडी में फंगस फैल चुका होता है और उनका विजन ब्लर हो जाता है। तो बहुत लेट स्टेज में लोग आते हैं जिससे कि विजन ब्लर हो जाता है, और विजन ब्लर हो जाने की वजह से आइज खराब हो जाती हैं। तो अब वो 90% पार्ट इन्फेक्टेड हो चुका होता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर ब्लैक फंगस इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए, सिम्टम्स डॉक्टर डिटेक्ट कर लें, तो उस बंदे को बचाया जा सकता है। तो दिस इज अबाउट द ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और क्या क्रिएट करता है, इसमें ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकता है, राइट, ऑर्गन बहुत सारे, ब्लीडिंग नोज, नाक से खून निकलना, ब्लीडिंग नोज, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, नोज में ब्लीडिंग होना, ठीक है, स्वेलिंग एंड पेन, स्वेलिंग एंड पेन इन आईज, आईज में स्वेलिंग आना, उनमें पेन होना, ठीक है, फाइनली ब्लर विजन, अभी मैंने आपको बताया ब्लर विजन, दिखाई कम देना, दीज आर द सिम्टम ऑफ ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस जिससे जो है दैट इज म्यूकर, तो इस म्यूकर की वजह से होता है, राइट। ये इतने सारे ऑर्गन को इम्पैक्ट डालता है, किसी भी बंदे के सांस लेने में, ये ब्रीदिंग में दिक्कत हो जाती है, फाइनली उसका लंग्स चोक हो जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच चुका होता है, इन्फेक्शन ब्रेन तक स्प्रेड हो जाता है, तो ब्रेन और लंग्स चोक होने की वजह से उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो इसलिए ब्लैक फंगस इस तरह से इम्पैक्ट डालता है, ब्रेन को इम्पैक्ट डालता है, लंग्स को इम्पैक्ट डालता है, जिससे कि न्यूरॉन, ब्रेन का सिस्टम और लंग्स को कोलैप्स हो जाते हैं और उससे किसी भी ह्यूमन की डेथ हो जाती है। दिस इज वेरी फैटल काइंड ऑफ द फंगस, राइट। सो दिस वाज द ब्लैक फंगस। समझ आया सर? क्या? हाँ, तो ये मतलब जब कोविड-19 शुरुआत हुई थी तब तो ब्लैक फंगस के इतने चर्चे इनका भी हाल ही में हो रखे हैं, तो ये क्या सिर्फ म्यूटेशन की वजह से है? राइट, म्यूटेशन की वजह से स्ट्रेन और स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रेन के और स्ट्रांग होने की वजह से क्या हुआ, म्यूटेशन से अब क्या हुआ, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई, पहले वाले स्ट्रेन में इतनी पावर नहीं थी कि वो इम्यूनिटी को इतनी वीक कर दें कि ब्लैक फंगस उस पर स्प्रेड होने लगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी वाली स्ट्रेन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इम्यूनिटी को इतना वीक कर दे रही है कि अगर बॉडी में ब्लैक फंगस के पहुंचते ही ब्लैक फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से व्हाइट फंगस, व्हाइट फंगस एस्परजिलस है ना, तो वो फंगस की दूसरी वैरायटी है। व्हाइट फंगस इससे भी ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस क्या करता है, बंदे की टंग जो पार्ट वाला होता है ये पहले व्हाइट हो जाता है, उसके बाद फंगस कहां पहुंचता है, लंग्स पे पहुंच जाता है, लंग्स को चोक कर देता है, और टंग व्हाइट हो जाने की वजह से इसको व्हाइट फंगस कहते हैं। और यहां पर हमने देखा ब्लैक फंगस किसकी वजह से होता है, ब्लैक फंगस म्यूकर की वजह से होता है, व्हाइट फंगस एस्परजिलस की वजह से होता है, उस फंगस का नाम है एस्परजिलस। और उसमें भी क्या होता है, व्हाइट फंगस में बंदे की किडनी डैमेज हो जाती है, हार्ट चोक हो जाता है, ब्रेन चोक हो जाता है, जिससे डेथ हो जाती है। येलो फंगस गाजियाबाद में रिपोर्ट किया गया, येलो फंगस उससे भी ज्यादा खतरनाक है दोनों के कंपैरिजन में। येलो फंगस की वजह से बॉडी में पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पस लीक आउट होकर के ब्लड में बहने लगता है, ब्लड में मिक्स हो जाने की वजह से बॉडी में इंफेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से इमीडिएट ऑर्गन बहुत सारे फेल हो जाते हैं और बंदे की डेथ हो जाती है। दिस इज द ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस। इस और तरह तीनों का से कॉज कोविड ही है? हाँ सर तीनों का कॉज कोविड ही? बिल्कुल, तीनों का कॉज कोविड ही है, तीनों फंगस कोविड की वजह से ये इफेक्ट डालता है। अब बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो पूछिए। अर्पित, हर्षित, अनुभव, बताएं भाई, कोई डाउट? सर तो वायरस मरता क्यों नहीं है? हाँ, वायरस मरता क्यों नहीं है? रीजन क्या होता है ना अनुभव, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं, अब सपोज दैट हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में वायरस बहुत तेज से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो वायरस की मल्टीप्लिकेशन रेट क्या है, 1 सेकंड में 100 हो जा रहे हैं या 1 सेकंड में 1000 हो जा रहे हैं। हमारी बॉडी की कैपेसिटी है कि वो 1 सेकंड में सिर्फ 100 एंटीबॉडी बना पा रही है। तो वायरस का तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन तेज है ना, वो ज्यादा तेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हमारी एंटीबॉडीज कम तेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर से वायरस क्या कर रहा है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन की जो पावर है उसको और रिड्यूस कर दे रहा है। तो प्रोडक्शन नॉर्मल अगर 100 होगा
तो एबनॉर्मली कितना होगा? 40 बनेंगे। समझ पा रहे हो आप? यस सर। ऐसे होता है। और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सर तो ये ब्लैक फंगस और ये बाकी फंगस को क्योर करने का कोई तरीका? कोई तरीका नहीं हर्षित, अभी हम क्या ब्लैक फंगस के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए भी येलो फंगस के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, नहीं व्हाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं। येलो का तो अभी मेडिसिन का कुछ न्यूज़ में कहीं पे है ही नहीं। तो जब पहले ऑर्गेनिज़्म की स्टडी करेंगे, उसको मारना कैसे है, ये तो बहुत देर में हमें पता चलेगा, है ना? तो क कंप्लीट क्योर अभी कुछ भी नहीं है। वी आर ट्राइंग टू सेव पीपल बाय दिस वे, लाइक एंटी फंगल मेडिसिन्स दे करके शायद फंगस उससे डेड हो जाए, ऐसा। तो अभी यही तरीका है कि एंटी फंगल मेडिसिन दे करके प्रीवियस अगर प्राइमरी स्टेज में तो बचाया जा रहा है, ठीक है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो दी जा रही हैं, बट दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिव। हर बंदे के अंदर वो इतनी इफेक्टिव नहीं है ना? सो दैट इज़ द रीज़न। एम्फोटेरिसिन एक मेडिसिन है, वो हम लोग दे रहे हैं, एम्फोटेरिसिन मेडिसिन ट्रीटमेंट में, बट इस तरह की मेडिसिन्स उतनी ज़्यादा अभी इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही। और कोई डाउट? ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोरोना वायरस कैसा होता है, क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, ब्लैक फंगस क्या है, येलो फंगस क्या है, पूरा फ्रेमवर्क बन गया होगा। अब आप पढ़ते रहिए, न्यूज़ में अपडेट होते रहिए और इसको आप अपडेट रखिए। दैट्स हाउ वी हैव टू प्रिपेयर करेक्ट। मैं आपका पूरा बेस तैयार कर दूँगा, आपकी फर्स्ट फ्लोर बना दूँगा, सेकंड फ्लोर बना दूँगा, उसके ऊपर की बिल्डिंग आपको बनानी पड़ेगी। दिस इज़ द वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। आपको ऐसे यूपीएससी प्रिपेयर करना है, ऐसे एनडीए का एसएसबी प्रिपेयर करना है, ऐसे एनडीए का मेंस प्रिपेयर करना है। दिस इज़ द वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। क्लियर भाई? सर एक डाउट है मेरा। बताओ बेटा। अभी हम 12th में आए हैं जैसे, हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी एनडीए सेकंड होने वाला, क्या हम उसको दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, आपने देखा होगा मैंने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था ना, वो जो वीडियो जो वेबिनार हुई थी शायद उसका वीडियो होगा भी जैसे देखा था वो मैंने। हाँ, तो उसमें जो अपीयरिंग बंदे होते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप 12th अपीयरिंग हैं तो दे सकते हैं। हाँ, बशर्ते मिनिमम एज 16.5 यस सर वो तो है। एंड यू मस्ट नॉट बी मैरिड। यस सर वो भी। ठीक है? सो और एनी मोर डाउट? एनी वन ऑफ यू? नहीं? तो ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और एक्सप्लोर करेंगे और आगे कुछ शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ में। ठीक है? So see you guys. All the best. Good night all of you.